बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिमांड और सप्लाई एनालिसिस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम मैथमेटिकल इक्वेशंस के ज़रिए से किस तरह से डिटरमिन हो सकता है। तो आइए बगैर किसी देर के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैथ्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं डिमांड फंक्शंस की, फंक्शन की डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होता है और मार्केट सप्लाई क्या, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों को शायद आइडिया होगा भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है कि मार्केट डिमांड फंक्शन जो है वो हमें बताता है कि पूरी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो एक सर्टेन प्राइस के ऊपर कितनी गुड्स परचेज करेंगे, तो इसको हम मार्केट डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड फंक्शन जो है वो फंक्शन उस क्वांटिटी का है, प्राइस का है, इनिशियल प्राइस का है और अदर डिफरेंट आइटम्स जो हैं उसका ये फंक्शन है। और डिमांड कर्व जो है वो आपको पता है कि जब हम प्लॉट कर देते हैं एग्रीगेट डिमांड को और प्राइसेस को, तो हमारे पास एक नेगेटिव स्लोप कर्व आ जाता है जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। जिस तरह से ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एग्जांपल है कि डिमांड फॉर द न्यू ऑटोमोबाइल्स इन द यूएस। तो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग हमेशा प्राइस लिखते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्वांटिटी लिखते हैं। तो यहाँ से यूँ इस तरह से नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व हमारे पास बन जाता है कि आप किसी भी प्राइस के ऊपर जो है वो चेक कर सकते हैं कि कितनी डिमांड है। सपोज अगर प्राइस 40 है तो डिमांड जो है वो 2 मिलियन कार्स है या ऑटोमोबाइल्स है। इसी तरह से डिमांड 20 अगर हो जाए तो मे बी यहाँ पे ये 4 मिलियन आ जाए, 4.1 आ जाए। तो इस तरह से आपका डिमांड कर्व जो है वो वर्क करता है। और एक स्पेशल नोट है इसमें कि जैसे मैंने बताया आपको कि प्राइस जो है वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर होती है और क्वांटिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर होती है। अब डिमांड फंक्शन में जब हम लिखते हैं तो क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं, जिस तरह आपके सामने ये क्यूडी लिखा हुआ है, और प्राइस को हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। इसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं कि क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस। और अगर हम इसको ऑपोजिट कर दें कि प्राइस की फॉर्म में लिख दें कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, तो उसको हम इनवर्स डिमांड फंक्शन कहते हैं। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये इनवर्स डिमांड फंक्शन प्राइस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं डिमांड की तो उसमें हम नॉर्मल डिमांड फंक्शन इस तरह से लिखते हैं कि क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी हम नहीं लिखते। अब लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ डिमांड जो है बेसिकली ये बताता है कि जो भी क्वांटिटी ऑफ अ गुड जो आप डिमांड कर रहे हैं उसका और प्राइसेस का आपस में इन्वर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जब भी प्राइसेस इंक्रीज होगी तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज कर देंगे, और जब प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो हम क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो इन्वर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है कि जब आपके प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स अगर चेंज हो जाए तो उससे डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर टैक्सेस चेंज हो जाएं, अगर विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर्स चेंज हो जाए, वेदर चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, तो उससे क्या होता है डिमांड कर्व राइट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हीटर की डिमांड देखें इन समर्स तो वो डिक्रीज कर जाती है तो डिमांड का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और इन विंटर्स अगर हम देखें तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है तो डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब मार्केट सप्लाई के ऊपर हम आ जाए तो मार्केट सप्लाई का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर एक सर्टन प्राइस के ऊपर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए ऑफर कर रहे हैं, उसको हम मार्केट सप्लाई कहते हैं। तो मार्केट सप्लाई भी इस तरह से उस गुड की अपनी प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, अदर गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है, और साथ में अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, जैसे आपके वेदर कैसा है, आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरह की है, और इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसी तरह मार्केट सप्लाई जो है वो भी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव फंक्शन है। डिमांड के केस में नेगेटिव फंक्शन था कि प्राइसेस का और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप था, जबकि क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई और प्राइसेस का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो उस तरह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ऑफर करते हैं फॉर सेल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट सप्लाई कर्व की, तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि मार्केट सप्लाई कर्व में सेम उसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस आ जाता है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो क्वांटिटी आ गई।
और जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगी उस तरह से क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो सेलर्स हैं अब उनको ज़्यादा इंसेंटिव है प्रोडक्ट को सेल करने में। तो इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप है या डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है प्राइसेस के दरम्यान में और क्वांटिटी सप्लाइड के दरम्यान में। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो ये शो करता है कि क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर को ज़्यादा इंसेंटिव होता है कि वो ज़्यादा सेल करे। इसी तरह से अगर प्राइसेस डिक्रीज कर जाएँ तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि आप जो प्रोड्यूसर है वो अब कम क्वांटिटी सेल करेगा। तो इससे मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई कर्व शिफ्ट तब होता है जब कोई भी ऐसा फैक्टर जो नॉन प्राइसिंग जो प्राइसेस का ना हो वो अगर चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, ऑयल की प्राइसेस चेंज हो जाए, टैक्सेस चेंज हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज हो जाए, या रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंज हो जाए, तो उससे क्या होता है सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई जो है वो शॉर्ट होगी और लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी, और रॉ मटेरियल अगर सस्ता मिलने लग गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी और वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से भी जो है वो मार्केट सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मार्केट डिमांड का, मार्केट सप्लाई का। अब हम थोड़ा सा मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर जो है वो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। वो जो प्राइस वहाँ पे होगी जिसके ऊपर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होगी उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, और जो क्वांटिटी निकलेगी वहाँ से उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। अब अगर हम ग्राफिकली देखें तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट करते हैं वो बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब वैसे ये होता है, या इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब ये होता है कि नो इंसेंटिव टू चेंज, कि अगर आप उस प्राइस को चेंज करते हैं तो मार्केट को कोई इंसेंटिव नहीं है बल्कि मार्केट को डिसइंसेंटिव होगा। किस तरह से कि सपोज आप की क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर ना हो तो क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांड कैन बी ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई। ऐसे केस में क्या होगा कि लोग जो हैं वो चीज़ों को ख़रीदना चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, बट मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। क्या ये चीज़ मार्केट के लिए फिजिबल है या सूटेबल है? तो ये चीज़ मार्केट के लिए सूटेबल नहीं है और उससे मार्केट स्टेबल नहीं होगी बल्कि अनस्टेबल हो जाएगी और अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर आ जाएगी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि मार्केट के अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो सर्टेनिटी किस तरह से आएगी कि जब डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह से अगर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होता है तो ये भी मार्केट के लिए कोई फिजिबल चीज़ नहीं होती, बल्कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड का मतलब ये होता है कि मार्केट में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं बट उसका बायर कोई नहीं है। अगर मार्केट में बायर्स अवेलेबल ना हो तो उसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर्स लॉस के अंदर है। तो ये भी मार्केट को अनस्टेबल कर देगी ये कंडीशन भी, और इस कंडीशन को हम सरप्लस कहते हैं। और अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाए तो उस कंडीशन को हम शॉर्टेज कहते हैं। तो शॉर्टेज और सरप्लस दोनों जो हैं वो मार्केट इन इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं। और मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि जब आपकी डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मार्केट स्टेबिलिटी के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब आपके सामने ये एक डिमांड की इक्वेशन लिखी हुई है, क्यू डी इज इक्वल टू 500 माइनस 4p और क्यू एस इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 2p। अब इसमें p जो है वो प्राइस ऑफ क्रैनबेरीज है डॉलर्स पर बैरल, और q जो है वो डिमांड या सप्लाई, क्यू डी से क्वांटिटी डिमांड है, क्यू एस से क्वांटिटी सप्लाइड है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ क्रैनबेरीज एंड फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉर द। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को आपस में बराबर कर लेना। जिस तरह से हमने स्टडी किया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है। तो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन थी 500 माइनस 4p, क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन थी माइनस 100 प्लस 2p। इन दोनों को इक्वेशन को हमने आपस में इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद आपने सेकंड स्टेप ये करना होता है कि आप प्राइस p की वैल्यू निकालते हैं। सिंपल सॉल्व कर लेंगे, आपने मुझे फॉलो करना है। माइनस 4p है, इस तरफ जाके यह हो जाएगा प्लस 4p, तो 2p प्लस 4p 6p, और ये माइनस 100 है, ये सिर्फ आके प्लस 100 हो जाएगा। तो 600 इज इक्वल टू 6p, और ये 6 जाके डिवाइड हो गया तो प्राइस जो आ गई हमारी 100 आ गई।
इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। अब हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पी की वैल्यू निकली है, इस वैल्यू को उठाकर हम क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई में से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हमारी मर्जी है किसी एक में पुट करनी है, लेकिन हम देख लेते हैं कि दोनों से बराबर आंसर आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इक्वेट करके प्राइस की वैल्यू निकाली थी। तो 500 माइनस 4p था, तो 500 माइनस 4 इंटू 100, जो p की वैल्यू 100 निकली है, यहाँ पुट कर दिया हमने, तो 100 आंसर आ गया। आपको ये सेकंड में पुट करने की जरूरत नहीं होगी पेपर में, आपने किसी एक में पुट करना है। लेकिन वैसे ही इतने हम शौकिया देख लेते हैं, माइनस 100 प्लस 2 इंटू 100, तो 100 आंसर आ गया। तो क्यू स्टार की वैल्यू, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की वैल्यू 100 आ गई। तो हम समरी में लिख सकते हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 100 है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी जो आ गई वो 100 ही आ गई। इसी टॉपिक के ऊपर हम जो है वो मल्टीपल एग्जांपल्स के ज़रिए से देखेंगे कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं, फाइंडिंग इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इसमें हमारे पास ये डिमांड का फंक्शन दिया हुआ है और साथ ही सप्लाई का फंक्शन भी दिया हुआ है। डिमांड का फंक्शन QD इज इक्वल टू 3 माइनस 4p, और जो सप्लाई का फंक्शन है वो 2p माइनस 10 ये लिखा हुआ है। वही सेम स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। सबसे पहले क्या करना है कि क्वांटिटी डिमांड को क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल पुट कर देना है। तो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन 3 माइनस 4p ये यहाँ पे लिखती इज इक्वल टू, आगे क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन 2p माइनस 10 जो क्वेश्चन में गिवन थी वो यहाँ पर हमने लिख दी 2p माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ से p की वैल्यू जो प्राइस की है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइस को सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस 4p है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस 4p हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 10 था, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये आके प्लस 10 हो जाएगा। 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 2p प्लस 4p। तो 3 प्लस 10 13, 2p प्लस 4p 6p। ये 6p है, 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइड बाय 6। ये हमारे पास इस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि इसी प्राइस की वैल्यू को हम क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन में या फिर क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन में, हमारी मर्जी किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो पुट करके वहाँ से हम क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन पुट करते हैं। तो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन आप रिमाइंड करें तो क्या है, QD इज इक्वल टू 3 माइनस 4p। तो यहाँ पर 3 माइनस 4 लिख के आगे प्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो यहाँ पे 4 के बाद ब्रैकेट में हम प्राइस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा क्वांटिटी इज इक्वल टू माइनस 5.67। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सा एक केस आ गया कि जहाँ पर क्वांटिटी नेगेटिव आ गई। तो आपने क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में इस तरह का आ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि इसको भी सॉल्व करके आखिर में एक नोट आपने लिख देना है कि क्वांटिटी क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि या तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही या फिर हमारे डिमांड या फिर सप्लाई इक्वेशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये नोट लिख के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। आपने परेशान नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो गया। हो सकता है कि एग्जामिनर से क्वेश्चन बनाने में कोई मिस्टेक हुई हो, तो इस तरह से करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन हमारे पास 50 माइनस 2p दी हुई है और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन 10 प्लस 3p दी हुई है। इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप आपने क्या करना है कि क्वांटिटी डिमांड को क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल पुट कर देना है। तो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन अगर आप देखें तो क्या है, 50 माइनस 2p है, तो 50 माइनस 2p लिख दिया क्वांटिटी डिमांड की जगह पे, और सप्लाई की जगह पे क्या लिख दिया 10 प्लस 3p। यहाँ क्वेश्चन में गिवन था 10 प्लस 3p। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से इस इक्वेशन से हमने प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम उसी तरह से हम प्राइस को सेपरेट करेंगे, प्राइस को अलग कर देंगे। किस तरह से अलग करेंगे, ये माइनस 2p है, दूसरी तरफ जाके प्लस 2p हो जाएगा, ये 10 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 10 हो जाएगा। तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 3p प्लस 2p। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50 माइनस 10 क्या आ जाएगा 40, 3p प्लस 2p क्या आ जाएगा 5p। प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 8। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास क्या आ गई 8। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे इसको खत्म नहीं कर देना बल्कि क्वांटिटी भी फाइंड करनी है, ठीक है। ये भी मिस्टेक कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि एक वैल्यू में निकाल लेते हैं क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को बराबर करके, वहाँ से प्राइस निकाल लेते हैं और क्वांटिटी नहीं निकालते। तो आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है और क्वांटिटी भी निकालनी है। तो क्वांटिटी किस तरह से निकालेंगे कि इस प्राइस को हम क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन में या फिर क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन में वापस पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम किसी में भी पुट कर लें आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमने अजम्पशन ये ली हुई है कि इनको बराबर करके प्राइस निकाली है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो प्राइस है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर होंगे,
ठीक है, आप दोनों में पुट करके देख लें, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम डिमांड की इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जब हम पुट करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे क्यू डी नहीं लिखते, ठीक है, फिर क्यू स्टार लिख देते हैं या सिर्फ क्यू लिखते हैं। लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्यू डी लिखा हुआ है कि हम बेसिकली क्यू डी की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। क्यू डी की इक्वेशन क्वेश्चन में देखें 50 माइनस 2p थी, तो 50 माइनस 2p, 2 के साथ p लिखा हुआ था, इसका मतलब ये है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्राइस की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 लिख लिया। तो 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा 16, 50 माइनस 16 इज इक्वल टू 34। समरी में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास 8 आ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास 34 आ गई। देखिए बहुत इजी स्टेप्स हैं, आपने बस स्टेप्स को फॉलो करना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, डिमांड और सप्लाई को बराबर रख देना है, वहाँ से प्राइस की वैल्यू निकालनी है, जो प्राइस की वैल्यू निकलेगी उसको किसी एक वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी आ जाएगी। बहुत इजी है। एक कुछ और एग्जांपल्स भी हम कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। जो पहले हमने एग्जांपल्स की थी वो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स थी, अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स करके देखते हैं ताकि आपको वो भी सॉल्व करना आ जाए। अब सपोज यहाँ पे अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल इक्वेशंस गिवन हो, मतलब एक इनिशियल डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन गिवन हो और बाद में वो डिमांड या फिर सप्लाई चेंज हो जाए, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यही सेम मेथड है, आपने परेशान नहीं होना क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें। वो क्या कह रहा है कि इनिशियल डिमांड फंक्शन जो है वो आपका दिया हुआ है क्यू डी इज इक्वल टू 40 माइनस पी। उसके बाद वो कहता है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, तो आप न्यू डिमांड फंक्शन हमारे पास आ गया क्यू डी प्राइम इज इक्वल टू 50 माइनस पी, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आया, क्यू एस इज इक्वल टू 10 प्लस 2 पी। तो आप न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को फाइंड आउट करें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर ना आपको इनिशियल और न्यू दोनों का नहीं कहा गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम देख भी लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ होता कि आप इनिशियल इक्विलिब्रियम भी फाइंड करें और उसके बाद न्यू इक्विलिब्रियम फाइंड करें, तो फिर आपको इनिशियल भी क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई करना पड़ता। मिसाल के तौर पर इनिशियल क्वांटिटी डिमांड क्या है 40 माइनस पी, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि इस क्वांटिटी डिमांड को इस क्वांटिटी सप्लाई के बराबर रख लेते हैं, ठीक है, कि 40 माइनस पी इज इक्वल टू 10 प्लस 2 पी। वहां से पी की वैल्यू निकालते हैं और जो पी की वैल्यू आती है उसको हम क्वांटिटी इन दोनों इक्वेशंस में से क्यू डी या क्यू एस, क्योंकि इसका जिक्र नहीं हो रहा फिलहाल, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में से हम क्या करते हैं वहां से क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो हम कहते हैं कि शुरू में जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी और क्वांटिटी थी वो ये आ गई। लेकिन क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस की बात है तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस की बात है तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला जो क्वांटिटी डिमांड फंक्शन है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो न्यू क्वांटिटी डिमांड फंक्शन है उसको सप्लाई के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेट क्यू डी प्राइम इज इक्वल टू क्यू एस। आइडिया आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको दोनों निकालने का कहा होता तो हम पहले 40 माइनस पी इज इक्वल टू 10 प्लस 2 पी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं कहा गया, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे 50 माइनस पी इज इक्वल टू 10 प्लस 2 पी कर देंगे। आगे सेम वही स्टेप्स हैं। तो पी के लिए सॉल्व करें सेम इस तरह, ये प्लस 2 पी है, ये माइनस पी है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। कोशिश हम ये करते हैं ना कि एडिशन जो माइनस साइन हो उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये माइनस पी है, उसको दूसरी तरफ ले गए तो ये हो जाएगा प्लस पी हो जाएगा। ये 10 लिखा हुआ है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वहाँ पे जाके माइनस 10 हो जाएगा। तो ये आ गया 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 2p प्लस पी, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 50 माइनस 10 क्या होता है 40 होता है, 2p प्लस पी क्या होता है 3p होता है। तो 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3। अगर आप इसको फ्रैक्शंस में करना चाहें तो 13.33 आ गया। अब आपने इसको क्या करना है कि वापस क्यू डी या क्यू एस इक्वेशन में डालना है। अब याद रखें अगर आप मिस्टेकनली भी इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने कौन सी क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई में पुट करना है जिससे आपने वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। वो कौन सी है 50 माइनस पी या 10 प्लस 2p, मतलब न्यू क्वांटिटी डिमांड और जो क्वांटिटी सप्लाई गिवन है आपके पास। तो हम न्यू वाले क्वांटिटी डिमांड में पुट कर लेते हैं। तो वो था 50 माइनस पी, तो 50 माइनस 13.33 कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 36.67, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो हमारी 13.33 आ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारा 36.67 आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया प्राइस फ्लोर का, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ प्राइस फ्लोर या प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है। प्राइस फ्लोर बेसिकली एक लीगल
मिनिमम प्राइस होती है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है कि इससे नीचे आपने प्राइसेस सेट नहीं करने। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जिस तरह हमारी कंट्री पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक मिनिमम वेज लॉ होता है। तो मिनिमम वेज बेसिकली क्या होती है कि एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट कर देती है कि इससे नीचे आप किसी को जॉब पे नहीं रख सकते। तो वो मिनिमम प्राइस सेट हो गई, तो उसको हम प्राइस फ्लोर कहते हैं। इसी तरह से एक प्राइस सीलिंग होती है। प्राइस सीलिंग मैक्सिमम प्राइस होती है कि इससे ऊपर आप किसी चीज़ की प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, मे बी बड़े सिटीज़ में हो, लेकिन बाहर यूरोप में या यूएसए वगैरह में आप अगर को शायद आइडिया होगा कि वहाँ पे रेंट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइस सीलिंग लगा देती है कि इस एरिया के अंदर आप इस प्राइस से हाई रेंट चार्ज नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज की जा रही हूँ, तो वहाँ पर भी क्या होता है, गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट लगा देती है कि इस लिमिट से ऊपर डॉक्टर्स फीस चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से अक्सर डिफरेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं कि इस रेट से ऊपर मिल्क सेल आउट नहीं होगा, रोटी सेल आउट नहीं होगी, तो वो मैक्सिमम प्राइस होती है, उसको हम प्राइस सीलिंग कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्राइस फ्लोर का है, ठीक है। थोड़ा सा रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को कि डिमांड फंक्शन हमारे पास गिवन है 60 - 4p और सप्लाई फंक्शन गिवन है 20 + 2p, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना है कि सपोज गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइस फ्लोर सेट कर रही है p = 10, ठीक है। डिटरमिन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड एंड द रिजल्टिंग सरप्लस। अब ये क्वेश्चन की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालने का नहीं कहा गया। क्या कहा गया है कि प्राइस गिवन है, प्राइस दे दी ना उसमें, हमने प्राइस फाइंड आउट नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दी। ये इक्विलिब्रियम प्राइस वो होती है जो मार्केट फोर्सेस से आती है ना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को ये फील होता है कि मार्केट फोर्सेस वाली प्राइसेस ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई हैं या बहुत ज़्यादा लो हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है, और इंटरवीन करने के बाद वो प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर लगाती है, ठीक है। तो फिर हमें उसी प्राइस को फॉलो हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने सेट कर दी है p = 10। इस p = 10 पे हमने क्वांटिटी डिमांड फाइंड करनी है, क्वांटिटी सप्लाई फाइंड करनी है, और रिजल्टिंग सरप्लस या शॉर्टेज जो भी होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। सरप्लस या शॉर्टेज क्या होती है वो हम बाद में देख लेंगे। तो दोबारा से आप ज़रा याद दहानी कर लें कि यहाँ पर वो स्टेप्स नहीं करने, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई बराबर नहीं करेंगे हम। हमने सिंपली क्या करना है कि ये जो प्राइस गिवन है 10, इस पे डिमांड देखेंगे कितनी है, इसी सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई भी देख लेंगे कितनी है। तो क्वांटिटी डिमांड एट प्राइस = 10, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन दी हुई थी 60 - 4p, उसके अंदर p की जगह 10 पुट कर देंगे। 60 - 4 × 10, 4 × 10 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 40। तो 60 - 40 किया, आंसर आ गया 20। इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट ये प्राइस सेट करे तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 20। अब इसी सेम प्राइस के ऊपर हम क्वांटिटी सप्लाई देख लेते हैं कि सप्लाई कितनी होगी, ठीक है। तो इस सप्लाई इक्वेशन के अंदर 10 पुट कर देंगे, QS = 20 + 2p, QS = 20 + 2p की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, 20 आ गया, 20 + 20 40, ठीक है। अब देखिए सरप्लस या शॉर्टेज का मैंने आपको कहा था कि हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिमांड कितनी है, 20 है, और सप्लाई कितनी है, 40 है, ठीक है। कि 40 आइटम्स जो हैं वो सेल होने के लिए मार्केट में आए हैं, लेकिन उसको बाय कर, उसमें से बाय कितने होंगे, उसमें से बाय 20 होंगे। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो मार्केट, इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि सरप्लस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसकी ऑपोजिट केस होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई ना होती, तो उस केस को हम शॉर्टेज कहते हैं। यही शॉर्टेज है ना, कि मैं डिमांड कर रहा हूँ किसी चीज़ की, मैं मिल्क लेने गया हूँ मार्केट में, लेकिन मिल्क अवेलेबल नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, शॉर्टेज, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें नज़र आ रहा है कि डिमांड तो 20 की है, ठीक है, 20 की है, लेकिन सप्लाई कितनी है, 40 की है, तो उसको हम सरप्लस कहते हैं। अब सरप्लस कितना है, तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसमें से हम लेस वैल्यू माइनस कर देंगे, क्वांटिटी सप्लाई माइनस क्वांटिटी डिमांड कर देंगे, तो 40 - 20 20 का सरप्लस है, ठीक है। तो यहाँ समरी में हम लिख देंगे क्वांटिटी डिमांड 20 थी, क्वांटिटी सप्लाइड 40 है, और सरप्लस क्या आ गया, 20 आ गया। एग्जाम में भी आपने कोशिश करना है इसी तरह से, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आखिर में एक समरी बनाकर जो आंसर्स आपने निकाले वो आप लिख लिया करें, ठीक है। उससे आपका एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। एक और लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं, ये केस भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम बेसिकली टैक्स की इम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हम रीड आउट कर लेते हैं। पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है QT = 100 - 5p, और एक सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है 20 + 3p। उसके बाद क्या कहता है कि एक टैक्स हम लगा देते हैं 4 पर यूनिट का सप्लायर्स के ऊपर। किसके ऊपर लगाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सप्लाई साइड के ऊपर हमने टैक्स लगाया, डिमांड साइड पे टैक्स नहीं लगाया। अब वो कहता है कि फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स एंड द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस रिसीव्ड बाय सप्लायर्स। इसमें भी सेम वही बात है कि आपको इनिशियल इक्विलिब्रियम निकालने का नहीं कहा गया। अगर क्वेश्चन में आ सकता है इस तरह से कि वो लिखते हैं कि फाइंड द न्यू एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइसेस, तो न्यू तो हम बाद में देखते हैं, इनिशियल तो निकालना आपको आता है। सिंपल क्या करेंगे, इस क्वांटिटी डिमांड को इस क्वांटिटी सप्लाई के बराबर पुट कर देंगे और वहाँ से हमारे आंसर्स निकल आएंगे। लेकिन उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम न्यू में इंटरेस्टेड हैं। तो अब न्यू हम देखेंगे कि चेंज क्या आया, क्या चीज़ नहीं आई है। तो न्यू जो चीज़ आई है वो बेसिकली टैक्स इम्पोजिशन है सप्लायर्स के ऊपर। तो हम ये देखेंगे कि अगर टैक्स लग जाए ₹4 पर यूनिट का या $4 पर यूनिट का टैक्स लग जाए किसी भी आइटम के ऊपर सप्लाई साइड के पे, तो उससे पहला सवाल ये है कि कौन सी इक्वेशन चेंज होगी, क्या डिमांड इक्वेशन चेंज होगी या सप्लाई इक्वेशन चेंज होगी। तो इसका आंसर ये है कि आप ये चीज़ चेक करेंगे कि टैक्स लगा कौन सी साइड के ऊपर है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि टैक्स लगा है सप्लायर साइड के ऊपर। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऐसा भी लिखा हो सकता था, सपोज द टैक्स ऑफ T=4 पर यूनिट इज इम्पोज्ड, और यहाँ फुल स्टॉप होता, आगे बताया ना जाता। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप क्वेश्चन को असेस करते हैं अपनी मर्जी से, और फिर जो साइड आपको बेहतर लगे कि ये वाला टैक्स डिमांड पे लग रहा है या सप्लाई पे लग रहा है, आप उस इक्वेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन है, अगर यहाँ पे सप्लायर की जगह कंज्यूमर होता या डिमांड होता, तो फिर हम डिमांड साइड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। जब भी कंज्यूमर का वर्ड आएगा तो कंज्यूमर का मतलब भी डिमांड साइड ही होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सप्लाई फंक्शन को एडजस्ट करेंगे टैक्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास सप्लाई फंक्शन क्या गिवन था, आप ये देखें, QS = 20 + 3P। तो यहाँ पे आ जाएगा QS = 20 + 3, और जो P है प्राइस, इस प्राइस में 4 ऐड हो गए। अब आपने ये नहीं कर देना कि 3P लिखा और +4 कर दिया, 20 + 3P + 4, इस तरह नहीं, बल्कि जो P है उसके साथ +4 करना है। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं ये ब्रैकेट्स के बगैर नहीं लिखना आपने, बल्कि +3 लिखे और आगे जो प्राइस थी ना, अब वो बेसिकली प्राइस नहीं रही, वो प्राइस +4 बन गई। तो हमने प्राइस की जगह क्या लिख दिया, प्राइस +4, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम इस तरह अगर ये डिमांड के ऊपर लग रहा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें 100 - 5P है, तो हम लिखते हैं 100 - 5 और अगर ब्रैकेट में लिख देते हैं P + 4, ठीक है। आसान सी बात है, परेशान नहीं होना। तो और यहाँ पे हमने PS लिखा है। PS बेसिकली क्या है, प्राइस रिसीव्ड बाय सप्लायर्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें आप, तो 3 × PS, तो 3PS, 3 × 4 + 12, ठीक है। 20 + 3PS + 12, तो 20 + 12 ऐड हो जाएगा 32 + 3PS, ठीक है। तो ये हमारे पास सप्लाई की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन को, वो ये वाली न्यू इक्वेशन है, 32 + 3PS, और डिमांड तो चेंज नहीं हुई उसके अंदर, उसी तरह से 100 - 5P। तो आगे वही स्टेप्स आपने करने जो हमने सीखे हुए हैं। तो क्या आ जाएगा, 100 - 5 PC, PC क्या है, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, = 32 + 3PS। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली प्राइस जो टैक्स सप्लायर पे लगा है, हमने उस सप्लाई के अंदर तो अकाउंट फॉर कर लिया, लेकिन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि कंज्यूमर कौन सी प्राइस पे करेगा, ठीक है। समझे बात को ना, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और मेरे ऊपर ₹4 का टैक्स लगता है, तो क्या वो टैक्स मैं अपनी पॉकेट से पे करूँगा? मैं अपनी पॉकेट से हरगिज़ पे नहीं करूँगा, बल्कि मैं वो वाला टैक्स उठाकर क्या करूँगा, वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस ऑफ कंज्यूमर है वो सप्लायर की प्राइस +4 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे PC = PS + 4 कर देना है, ठीक है। समझे बात को, फिर जो डिमांड के अंदर प्राइस आ रही थी उसको हमने PC कह दिया, और जो सप्लाई के अंदर प्राइस आ रही थी उसको हमने PS कह दिया। और अब हम कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर की प्राइस है वो किसके बराबर है, जो प्राइस सप्लायर को मिलेगी +4, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करते हैं, 100 - 5P था ना, PC लिखा हुआ था एक तरह से, 100 - 5PC, तो PC की जगह हमने ब्रैकेट में PS + 4 लिख दिया, = 32 + 3PS। ये ऊपर वाला सेम एज इट इज, इसको सॉल्व कर लिया हमने आगे। तो ये हो जाएगा 100 - 5PS, फिर 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20, ठीक है। तो राइट हैंड साइड दूसरी तरफ से रही। यहाँ से ये 3PS उठाकर हम
इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 20 80 हो गया, तो 80 माइनस 5 PS इज इक्वल टू 32 प्लस 3 PS। फिर 80 माइनस 32, ये 32 था, इस तरफ आगे माइनस हो गया, ये माइनस 5P था, उससे जाके प्लस हो गया। ठीक है, तो 80 माइनस 32 48 और 3P प्लस 5P 8P। तो इसी तरह से 8 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, 48 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 6। तो ये प्राइस ऑफ सप्लायर क्या आ गई 6। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा क्योंकि क्वेश्चन में भी अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, प्राइस पेड बाय रिसीव्ड बाय सप्लायर। ठीक है, तो सप्लायर की प्राइस, ये सप्लायर को कितनी प्राइस रिसीव होगी, 6 रिसीव होगी। तो प्राइस ऑफ पेड बाय कंज्यूमर कितनी है, प्राइस PS प्लस 4, जिस तरह से हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ था। तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 कंज्यूमर पे करेगा। समझे बात को ना, कि कंज्यूमर कितनी प्राइस पे कर रहा है, 10 रुपीज। ठीक है, उस 10 रुपीज में से सप्लायर के ऊपर टैक्स कितना है, सप्लायर के ऊपर टैक्स कितना है, 4 रुपीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर अगर 10 रुपीज पे कर रहा है तो सप्लायर को कितने मिलेंगे, 6 रुपीज। ठीक है, ये हमारा, ये देखें, ये प्रूफ भी हो रही है बात। आप इसको अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस PC इज इक्वल टू PS प्लस 4, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्राइस, सप्लायर को कितनी प्राइस मिलेगी, कंज्यूमर माइनस 4। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको उठा के PS की जगह पुट कर देते। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ पे PC निकल आता, PC 10 निकल आता, फिर यहाँ पे PS निकालते हैं। लेकिन ये वाला मेथड अगर आपको समझ आ गया तो आप इसी तरह से कर लें, मतलब अदर वे अराउंड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए, वरना मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ इसको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। किसके टैक्स हमने बेसिकली कहाँ लगाया है, सप्लायर के ऊपर। तो जो भी प्राइस कंज्यूमर पे करेगा उसमें से ऑटोमेटिकली 4 रुपये माइनस होकर सप्लायर को मिलेंगे। तो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर अगर 10 होगी तो प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर 10 नहीं होगी, बल्कि वो उसमें से टैक्स माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, PS प्राइस रिसीव्ड बाय सप्लायर इज इक्वल टू प्राइस पेड बाय कंज्यूमर माइनस 4, जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसको फिर उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। 3PS लिखा हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा PC माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 5 PC, फिर वहाँ से PC की वैल्यू निकल आएगी अगर आप निकालना चाहें तो, यहाँ PC की वैल्यू निकल आएगी और आखिर में आके यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे PS इज इक्वल टू PC माइनस 4। उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और मैंने कोशिश की है कि जितने भी सिनेरियोज बनते हैं उन तमाम सिनेरियोज को जो है वो हम डिस्कस कर लें। पेपर में इसी तरह से सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं और समटाइम्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मैंने तमाम क्वेश्चंस को जो है वो कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। अपना ख्याल रखिएगा।